गुड इवनिंग क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्र। देखिए, नदी अपवाह तंत्र में सबसे पहले आप लोगों को पता होगा नदियाँ क्या होती हैं। नदियाँ क्या होती हैं? रिवर्स क्या होता है? वाटर बॉडी है, वो किसी पर्टिकुलर जगह से ओरिजिन होगा, फिर उसके बाद उस नदी में और क्या बहुत सारी नदियाँ मिलते जाएंगी, ट्रिब्यूटरीज जो रहेंगी, और उसके बाद एक पैटर्न बनाए गए बहुत सारी नदियों का एक समूह मिलते जाएगा और एक बड़ी नदी बनेगी। जैसे महानदी को लेते हैं, महानदी का उद्गम कहाँ पे होता है? सिहावा पर्वत पे, पर्वत के ऊपर में होता है। उसकी मान्यता है कि श्रृंगी ऋषि का जो लोटा था, उनका जो कलश था, वो क्या हो गया था? गिर गया था वहाँ पे। आज भी आप जाते हैं सिहावा पर्वत, तो वहाँ पर्वत से एक कुंड टाइप का छोटा सा कुंड है, वहाँ से पानी रिसते रहता है गर्मी के मौसम में भी। ठीक है, वो धीरे धीरे आता है, तो वो क्या उतना छोटा सा कुंड का पानी एक बड़ी नदी बन सकती है। अभी आप महानदी को देखने जाइए, चंद्रपुर में महानदी को देखने जाइए आप लोग, कहाँ? शिवरीनारायण में। आपको महानदी कितना बृहद लगेगा, बहुत बड़ी नदी लगती है। क्या वो कुंड से उतनी बड़ी नदी बन जाती है? वो नदी कब बनेगी उतनी बड़ी? जब उसमें क्या जुड़ेंगे? उसकी ट्रिब्यूटरीज, है ना। और दो नदी जब जहाँ कहीं भी मिलते हैं उसको नदी का क्या बोलते हैं? संगम। जैसे मुख्य नदी जो बह रही है उसकी एक सहायक नदी आ रही है, ठीक है, उसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो वहाँ पे जाकर मिलेगी, तो उसको क्या बोलेंगे? नदी का संगम। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है। देखिए, जब नदियों के जल का बहाव कुछ निश्चित जल मार्गों के माध्यम से होता है तो इसे नदियों का अपवाह कहते हैं, और इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र। बेसिकली आपको जो बोला जा रहा है वो ये है कि मान लो एक नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, एक नदी ये बह रही है, इसमें अलग अलग नदियां इसमें मिलती जा रही हैं, उसकी अलग अलग सहायक नदियां होंगी। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? मुख्य नदी कौन सी है? ये वाली है, और इसकी ये सभी क्या है? सहायक नदी। तो ये जो प्रतिरूप बना रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अपवाह तंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठीक है, जब नदियों के जल का बहाव कुछ निश्चित जल मार्गों के माध्यम से होता है तो इसे नदियों का अपवाह कहते हैं, तथा इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें हम लोग, यहाँ जो है स्प्रिंग अर्थात आपका जो स्रोत है, ठीक है, मान लेते हैं ये जो पॉइंट है, यहाँ से नदी, एक तो नदी निकल रही है, ठीक है, कोई भी नदी हो सकती है, XYZ नाम की नदी। इस नदी का उद्गम यहाँ से हो रहा है और ये धीरे 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 बहते हुए कहाँ जाएगी? समुद्र की ओर। यहाँ समुद्र पहुँच गई। इस बीच इस नदी पे इसकी ट्रिब्यूटरीज आएंगी, छोटी छोटी और नदियाँ जुड़ते जाएंगी, जो उपनदी रहेगी, ठीक है, और वो नदी जहाँ भी मिलेगी तो ये उसका क्या कहलाएगा? यहाँ आकर मिल रही है तो ये उसका संगम। क्लियर है क्या? और यहाँ नदी जब पहुँचती है तो अपने, आपको याद होगा छत्तीसगढ़ की जो नदी है सबसे बड़ी नदी कौन सी? महानदी। महानदी आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और बंगाल की खाड़ी में गिरने के बाद क्या बनाती है? डेल्टा, महानदी का डेल्टा, जिसको कटक डेल्टा भी बोलते हैं हम लोग। कौन सा डेल्टा बोलते हैं? कटक। कटक डेल्टा क्यों बोलते हैं? क्योंकि कटक के समीप महानदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। अगर बात करें हमारे छत्तीसगढ़ से एक और नदी निकलती है, ठीक है, बंजर और ताड़ा। कौन सी नदी? वो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। कौन सी नदी अपवाह तंत्र? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी किस ओर बहती है? अरब सागर की ओर, मतलब पश्चिम में बहेगी, तो वो डेल्टा नहीं बनाती, वो क्या बनाती है? एस्चुरी। डेल्टा और एस्चुरी में बेसिक अंतर क्या है? डेल्टा मिट्टी जमा करता है, डेल्टा में क्या होता है? मिट्टी जो बहाकर नदी लाई रहती है उसको जमा करती है, तो मिट्टी का एक लेयर बन जाता है, जमीन बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। जैसे संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा, गंगा नदी बहाकर लाई है। क्लियर है? जबकि एस्चुरी जो है वो मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी का जमाव नहीं होता। नर्मदा नदी क्या करती है? मिट्टी का कटाव करती है। क्लियर है? ठीक है ना? क्लियर है? तो देखिए ये हमारा जो है, अब देखिए इसमें एक चीज और आपको बता दूं, जो जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र एक होता है। इस जल ग्रहण क्षेत्र को देखिए, इसमें आपका मान लो अलग अलग पर्वत आप देखेंगे, तो पर्वत के इस साइड यहाँ पे कोई नदी या पानी यहाँ पे गिर रहा है तो वो इस साइड बहेगा क्या? पॉसिबल है? इसको अगर हम लोग 3D में समझें, मैप के माध्यम से, ऐसा हम लोग ले लेते हैं, ये है आपका, यहाँ पे बादल आया, क्या आया? बादल, और ये बादल यहाँ पे वर्षा करा रही है, तो क्या ये पानी इधर बहेगा? पॉसिबल है? टेक्निकली नहीं है ना, ये पानी तो इधर ही बहेगा। तो ये जो पर्वत है यही क्या किया? जल विभाजक का कार्य किया।
किसका कार्य किया? जल विभाजक। मतलब पर्वत के इस साइड जो पानी गिरेगा वो इधर जाएगा, इस साइड पानी गिरेगा वो इधर जाएगा। क्लियर है? वही चीज इसमें हम लोग देखें, ये आप देखेंगे तो हाइट ये आपका है, तो यहां से जितनी पानी गिरेंगी वो सब ये वाले नदी पे जाएंगी। ये बीच में एक मुख्य नदी बनेगी, बीच में क्या बनेगी? एक मुख्य नदी। ठीक है, और उस मुख्य नदी में आपकी अलग अलग क्या मिलेंगी? सहायक नदियां या उप नदियां या ट्रिब्यूटरीज। और वो कहाँ चला जाएगा? आपके समुद्र की ओर। कोई भी नदी का उद्गम होता है, भारत में बहुत कम ऐसी नदियां होंगी, आपको नाम सुनने को मिलेगा, दो नाम बेसिकली, जो अंतः प्रवाही नदी हैं। कैसी नदी? अंतः प्रवाही। अंतः प्रवाही का मतलब क्या होता है? जो अंदर अंदर बहती है। जैसे एक नदी है लूनी नदी, आप लोगों ने नाम सुना है? नहीं सुना है? राजस्थान में बहती है। कच्छ का रण जो है, आप लोगों ने कच्छ का रण का नाम सुना है ना? कच्छ के रण में जाके वो विलुप्त हो जाती है, वो नदी दिखाई नहीं देती। वो उसमें चूंकि वो रेतीला जगह है, नदी वहां जाती है और अंदर अंदर वो प्रवाहित हो जाती है। उसको बोलेंगे अंतः प्रवाही नदी, मतलब अंदर अंदर बहती है। क्लियर है? एक नदी का नाम मिलता है घग्घर नदी, सरस्वती नदी जिसको हम लोग बोलते हैं। कौन सी नदी? ठीक है, वो एक नदी ऐसी है जो सप्त सैंधव प्रदेश, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सिंधु, और उसकी जो सहायक नदियां हैं, 7 सहायक नदियां, उसकी एक नदी मिलती है घग्घर नदी या सरस्वती नदी। वो एक अंतः प्रवाही नदी है, मतलब वो बाहर में आपको दिखाई नहीं देगी। सिंधु नदी अपवाह तंत्र आप अगर देखेंगे तो उसमें झेलम मिलेगा, चिनाब मिलेगा, रावी मिलेगा, सतलज मिलेगा, व्यास मिलेगा, लेकिन घग्घर नहीं मिलता। क्लियर है? तो वो कैसी है? अंतः प्रवाही। लेकिन बाकी जो नदियां हैं वो अंतः प्रवाही नहीं है, अर्थात वो कहीं ना कहीं, चाहे वो अरब सागर में हो चाहे वो बंगाल की खाड़ी में हो, अपना जल जाकर छोड़ेंगी। क्लियर है? तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये जो पूर्व वाहिनी नदी है हमारी महानदी, तो वो डेल्टा बना रही है। यहां तक कहानी क्लियर हुआ क्या? अपवाह तंत्र क्या होता है? तो क्या होता है? नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा मिलकर जो बनाया गया प्रतिरूप है वही क्या है? ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, चलिए अब ड्रेनेज सिस्टम में देखिए, याद रखिएगा, अपवाह तंत्र मुख्य नदी और उनकी सहायक नदियों का एक एकीकृत तंत्र होता है जो सतह के जल को एकत्र कर उसे दिशा प्रदान करता है। नदियां जो सामान्य ढाल की ओर बहती हैं अनुवर्ती नदियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए महानदी, हमारा छत्तीसगढ़ का जो मैदानी भाग है, छत्तीसगढ़ का मैदान है, उसका ढाल किस ओर है? पूर्व की ओर है, तो ये नदी किस ओर बहेगी? पूर्व की ओर बहेगी। अगर हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ का जो दंडकारण्य का पठार है, उसका ढाल कैसा है? दक्षिण की ओर है। ठीक है, तो इंद्रावती लास्ट में कहाँ बहेगी? आपकी दक्षिण की ओर। पहले पूर्व से कहाँ जाएगी? पश्चिम जाएगी और उसके बाद दक्षिण हो जाती है। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें आपके पूर्वी बघेलखंड के पठार का, कौन सा? पूर्वी बघेलखंड के पठार, ठीक, तो उसका ढाल कैसा देखने को मिला था अपने को? उत्तर की ओर। ठीक है, तो आपका बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार, ये सारी नदियां जो हैं, आप नाम सुनेंगे आगे, तो वो सब कहाँ जाएंगी? उत्तर की ओर जाएंगे। क्लियर है? छत्तीसगढ़ राज्य अनेक नदियों का उद्गम स्थल है तथा यहाँ की नदियां लगभग सभी दिशाओं में बहती हैं, इसलिए यहाँ के नदी के प्रवाह को चतुर्मुखी नदी प्रवाह कहा जाता है। हम लोग देखें इस टाइप का नदी हमको देखने को मिलता है। अब इसमें से इतनी नदियां हैं छत्तीसगढ़ में, क्या सबको पढ़ना है? तो जी नहीं, आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो बड़ी नदी हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे, सारी नदियों के बारे में हमको नहीं जानना। ठीक है, अब देखेंगे तो कुछ नदी आपके इस साइड बहेंगी, कुछ नदी इस साइड बहेंगी, कुछ नदी इस साइड बहेंगी, कुछ नदी इस साइड बहेंगी, और यहाँ पे कुछ नदी आपको देखने को मिलेंगी जो इस साइड बहेंगी। क्लियर है क्या? तो हमारे छत्तीसगढ़ में चतुर्मुखी नदी प्रवाह है, मतलब हर दिशा में बह रही है। और दिशा किससे निर्धारण होगा? जिधर ढाल रहेगा नदी का प्रवाह उसी साइड होगा। क्लियर है क्या? चलिए अब देखिए, ये जो नदी तंत्र है, फॉर्मेशन ऑफ रिवर सिस्टम, इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होता, हर चीज छत्तीसगढ़ में लागू होगा ऐसा नहीं है। ये नदी प्रवाह तंत्र आप इंडियन ज्योग्राफी में भी ये चीज समझेंगे। तो कोई भी बादल है, वो बादल या तो क्या कराएगा? वर्षा कराएगा या हिमपात कराएगा। बादल अगर हिमालय में पहुंच जाता है तो या तो वहां क्या होगी? वर्षा होगी, या क्या होगा? हिमपात, है ना। उसके बाद वो जो है झील में एकत्रित होगा, अगर वर्षा होती है तो भी झील में होगा, अगर वर्षा नहीं होती है, मान लो हिमपात होता है, तो वो पर्वतों पे एकत्रित होगा। क्लियर है? धीरे से जब पर्वतों में एकत्रित आपका जो क्या है, ओले हैं या बर्फ का, वो गर्मी के कारण क्या होगा? पिघलेगा, और पिघल कर कोई गड्ढे पे जमा होगा, और ये जो गड्ढा है इसी को क्या बोलेंगे? झील, लेक बोलेंगे, फ्रेश वाटर लेक, है ना। जैसे आपका वुलर झील है कश्मीर में, कैसा झील है वो? मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर है। ठीक है,
अब ये जो झील है, यहां से आप मान के चलो आप एक कटोरा रखे हो, क्या रखे हो, कटोरा, एक लिमिट तक उसमें पानी रहेगा, उसके बाद वो कटोरे से पानी और ज्यादा आएगा पिघल पिघल कर, तो वो कटोरे का पानी कहां जाएगा, ओवरफ्लो होगा, ठीक है। वही ओवरफ्लो वाला पानी बाहर कहीं से तो निकलेगा ना, जहां उसको लगेगा ढाल उधर से वो निकल जाएगा, रास्ता बनाएगा अपना। और उसके बाद याद रखना, यहां से चूंकि आपका ग्लेशियर से वो निकल रहा है, वो ढाल में जाएगा तो पर्वतों में ढाल कैसा रहेगा, समान रहेगा या तीखा रहेगा, तीखा ढाल रहेगा। तो यहाँ जो नदी रहेगी वो कैसी रहेगी, उसका प्रवाह जो रहेगा ज्यादा स्पीड में रहेगा, जी आइए, उसका प्रवाह कैसे रहेगा, तेज रहेगा। अब उसके बाद देखिए वो पहुंच जाती है इससे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में, यहाँ पे नदी जो है ये जलप्रपात बनाएगी, वाटरफॉल, ठीक। उसके आगे यहाँ पे और अलग अलग नदियां आएंगी, जुड़ेंगी और मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करेंगी। अब मैदानी क्षेत्रों में याद रखिएगा, स्पीड में आ रही है गाड़ी, अचानक से वो क्या हो गया, उसको स्लो मिल गया, तो वो मैदानी क्षेत्र वाला नदी जो है पर्वत से आने के बाद इधर क्या करेगा, अचानक से स्पीड स्लो कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। अब स्लो करेगा लेकिन उतना स्पीड स्लो नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाढ़। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें, अरपा नदी का ही ले लेते हैं, बिलासपुर का। अभी यहाँ जो अरपा नदी का तलहटी है, वहाँ क्या मिलेगा आपको, रेत, पानी है क्या, थोड़ा मोड़ा मिलेगा, ऐसी छिछला सा पानी जिसमें आप पैदल भी अरपा नदी को पार कर सकते हो, उतना ही मिलेगा। अब सोचो अचानक से इतना पानी गिरे आपके गौरेला पिंडरा मरवाही में, जहाँ से आपकी खुंडरी खुंगसरा की पहाड़ी है, जहाँ से अरपा नदी का उद्गम होता है, वहाँ इतना पानी गिरे, इतना पानी गिरे कि अरपा नदी में एकदम से फुल पानी हो जाए, तो क्या अरपा नदी पूरे पानी को संभाल पाएगी, तुरंत क्या आ जाएगा, बाढ़ आएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो एरिया हो गया बाढ़ का मैदान। अब इसके बाद स्पीड धीरे धीरे मैदानी क्षेत्रों में कम होगा नदी का, और जो पर्वतों से अपने साथ क्या बहा कर लाई थी, सेडिमेंट, अवसाद, जैसे पत्थर था, मिट्टी का कण था, रेती था, धीरे धीरे उसको क्या करना चालू करेंगे, डिपॉजिट, और उसके बाद लास्ट में किस में मिल जाएगी, समुद्र में। तो वो जो डिपॉजिट करेगी वही क्या बनेगा आपका, बेसिकली डेल्टा क्यों बोलते हैं, तो इसका आकृति कुछ इस प्रकार बनता है, गणित के डेल्टा के समान, इसलिए इसका आकृति वैसी बनता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, डेल्टा बोलते हैं। क्लियर है क्या। अब देखिए इसमें तीन अलग अलग अवस्थाएं देखें, ये और ये। सबसे पहली अवस्था होती है, इस अवस्था को कहा जाता है युवा अवस्था, यंग एज। यंग एज में जो नदी है उसका पर्वतों का ढाल क्या रहेगा, अधिक रहेगा, प्रवाह कैसी रहेगी, तीव्र रहेगी, और अपर्दन क्या होगा, अपर्दन मतलब मिट्टी का, पत्थर का कटाव। स्पीड में पानी आएगा तो क्या करेगा, मिट्टी को काटेगा, बगल में मिट्टी है, मिट्टी को काट के ले जाएगा, पत्थर रहेगा तो छोटे छोटे पत्थर या कंकड़ को बहा के ले जाएगा अपने साथ, क्योंकि पानी कैसा है, स्पीड में है। दूसरा होता है जो मध्य अवस्था, इसमें ढाल कैसी होगी, मध्यम होगी। जैसे आपका मध्य अवस्था में हमारे छत्तीसगढ़ में चित्रकूट का अपना नाम सुना है, क्या है वहां पे चित्रकूट में, कौन सा वाटरफॉल, भारत का नियाग्रा किसको बोलते हैं, नाम ही तो बताया मैं, चित्रकूट जलप्रपात ही तो है क्या उसका नाम, कुछ दूसरा नाम है, भारत का नियाग्रा बोला जाता है ना चित्रकूट जलप्रपात। वो क्या बनाता है, वाटरफॉल बनाता है। एक्चुअल तो इस आपके इंद्रावती नदी का उद्गम जो है मुंगेर की पहाड़ी से होता है, कालाहांडी जिला उड़ीसा, कहाँ पहाड़ी, मुंगेर की पहाड़ी, वहां से निकली। वो कैसा अवस्था था, पहाड़ी से निकली है तो युवा अवस्था। दूसरा नंबर पे हमारा आता है मध्य अवस्था, जहां पे वो क्या बनाएगी, वाटरफॉल, ठीक है। तो वो हमारे छत्तीसगढ़ में मिल गया। यहाँ पे याद रखना है ढाल मध्यम होगा, नदी का विस्तार होगा, और अपर्दन और निक्षेपण दोनों होगा। अपर्दन मतलब कटाव भी होगा और डिपोजिट भी होगा, ठीक है। और तीसरा जो हमारा आता है प्रौढ़ अवस्था, इसमें ढाल कम होती है, निक्षेपण प्रमुख होता है, मतलब अब जितने सेडिमेंट हैं उनको छोड़ते जाएगी। अरपा नदी जहाँ से निकली थी वहाँ से कटाव हुआ है, लेकिन धीरे धीरे बिलासपुर में आते आते देखेंगे रेती जो है, सेडिमेंट जो है, उसको वो छोड़ते जा रही है। नदी अपने तलहटी में क्या छोड़ती है, जो बहा कर लाया रहती है उसको तलहटी में छोड़ देती है, ऊपर ऊपर फ्लो हो जाती है उसको, क्योंकि वो ढकेल नहीं पाती, समझ पाए, ठीक है। और यहाँ पे ये एक मैदान का निर्माण करती है, और ये मैदान क्या कहलाता है, डेल्टा। जैसे कटक का आपका डेल्टा है, वो महानदी जा जाकर क्या की है, वहाँ पे जमा की है मिट्टी को। क्लियर है। इसके जो चरण है उसको अगर हम लोग समझें तो पहले क्या होगा, वर्षा और हिमपात होगा, फिर या फिर
हिमनद और झील जो है उनका रिसाव होगा, वहां से जल प्रवाह निकलेगा, सहायक नदियां मिलती जाएंगी, एक बाढ़ का मैदान का निर्माण होगा, उसके पश्चात डेल्टा होगा और वो पहुंच जाएगा कहाँ, पानी। कितने अवस्था देखे थे हम लोग, 3 अवस्था, कौन कौन सा, युवावस्था, मध्य अवस्था और प्रौढ़ावस्था। युवावस्था में क्या होगा, ढाल अधिक होगा, प्रवाह, ढाल अधिक होने के कारण प्रवाह क्या होगा, तेज होगा, और अपर्दन यानी कि मिट्टी का या पत्थर का कटाव जो है वो अधिक होगा। मध्यम अवस्था में इससे कम होगा, मतलब स्लोप भी इसका जो है वो कम हो जाएगा, ढाल जो है वो क्या होगा, इसकी तुलना में कम रहेगा, लेकिन एकदम फ्लैट नहीं रहेगा। ठीक है, नदी इसमें चौड़ी हो जाएगी और साथ ही अपर्दन और निक्षेपण दोनों क्रिया होगी। देखिएगा, नदी जब, हमेशा नदी सीधी नहीं बहती, नदी क्या करती है, एक ओर को कटाव करती है, दूसरी ओर क्या करती है, जमाव करती है। आप लोगों ने नदी देखा है, नदी अगर बहती है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग लें, ऐसे करके कोई नदी बह रही है, ठीक है, ये नदी है हमारी और इसमें बह रहा है ऐसे ऐसे पानी, मान लेते हैं। तो इसमें याद रखिएगा, नदी जो है इधर का कटाव करेगी, क्योंकि यहां से फोर्स से आएगी, इधर का जो मिट्टी रहेगा उसको काटेगी। फोर्स किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और यहां पे क्या करेगी, जमाव कर देगी, क्योंकि यहां फोर्स कम है ना, तो यहां जो मिट्टी पानी बहा कर ला रही है वो उसको यहां छोड़ते जाएगी, क्योंकि वहां पे बहाव नहीं है। और ऐसा ही होता है किस क्षेत्र में, मध्यावस्था में। ठीक है, मतलब अपर्दन भी होगा और निक्षेपण भी होगा। अंतिम अवस्था क्या होती है, कम ढाल होती है, लगभग फ्लैट हो जाता है नदी, देखिएगा। ठीक, निक्षेपण इसमें बेसिकली आपका प्रमुख होता है और डेल्टा का ये क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है क्या, हाँ या नहीं, आगे बढ़े। चलिए, अब जानते हैं नदी अपवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक। किसको प्रभावित करने वाले, नदी अपवाह तंत्र। नदी अपवाह तंत्र किन किन चीजों से प्रभावित होगा, आप लोग ऐसे ही मेरे को बताइए, एक आध तो बता दीजिए। ढाल से होगा, बहुत बढ़िया। और क्या नदी अपवाह तंत्र चट्टान से प्रभावित होगा, होगा ना। अगर नदी के मार्ग में कोई चट्टान आ रही है तो नदी को अपना क्या करना पड़ेगा, मार्ग बदलना पड़ेगा। ये हो सकता है कि धीरे धीरे समय के साथ कई सौ वर्षों में चट्टान धीरे धीरे कटे, मिट्टी या जो चट्टान है रास्ते में आ रही है उसका कटाव हो, पॉसिबल है, लेकिन क्या तुरंत काट सकती है, वो समय के साथ धीरे धीरे कटेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मिट्टी को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक में पहला नाम मिलता है चट्टान। चट्टानों का प्रकार और संरचना नदियों के मार्ग और अपवाह पैटर्न को प्रभावित करती है। कैसा चट्टान है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देखिएगा, चट्टानों को ही काटकर नदी जो है कैनियन या गार्ज बनाती है। आप लोगों ने ग्रेट कैनियन का नाम सुना है, यूएसए में है, ग्रांड कैनियन भी कहा जाता है जिसको, ग्रेट कैनियन, ग्रांड कैनियन, है ना, सुने हैं ना। वो क्या है, चट्टानी एरिया है, नदी उसको काट काट के बनाई है। वो भी याद नहीं आ रहा है, आप लोगों ने कार्टून मूवी देखा है सिम्बा, देखे है ना, शेर वाला। ठीक है, देखिएगा, अंदर में, नदी के अंदर में भैंस जो है वो दौड़ते रहते हैं, वो पत्थर रहता है, ऊपर में खड़े रहते हैं, अंदर में पत्थर के नीचे नदी रहता है, नदी सूखा रहता है चूंकि वो गर्मी का मौसम रहता है, उसमें क्या दौड़ते रहते हैं, भैंस। वो जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनियन। नदी पत्थर को काट के बनाई है, आप समझ पा रहे हैं। बीच में मान लो ऐसा कोई पत्थर आ गया जो बहुत कठोर है, जिसको काटना पॉसिबल नहीं है, तो नदी क्या करेगी, अपना मार्ग, है ना। ठीक है, तो दूसरा हमारा फैक्टर है वो क्या है, टोपोग्राफी या स्थलाकृति, भूमि की ऊंचाई, ढाल और आकार नदी के प्रवाह की दिशा और अपवाह तंत्र को निर्धारित करती है। जैसे ढाल होगा, हमेशा नदी जो है किसका फॉलो करेगी, ढाल को। कभी आप देखे हैं कि नदी ऐसे पर्वत चढ़ रही है, उल्टा पानी का एग्जाम्पल मत दे दीजिएगा फिर, ठीक है, मैन पार्ट में है ना उल्टा पानी, वो एक्सेप्शनल है, तो उसका एग्जाम्पल छोड़ के बाकी आप लोग देखे हैं कि नदी ऊपर की ओर जा रही है, नहीं ना। ठीक है, तो हमेशा आपका जो टोपोग्राफी है या स्थलाकृति, जैसी स्थल रहेगी, ढाल रहेगा तो ढाल के अनुरूप बहेगी। अगला हमको मिलता है ढाल।
ढाल जितनी अधिक होगी नदी का वेग उतना अधिक होगा और अपरदन भी बढ़ेगा। जितना स्पीड में आएंगे बाइक, जितना स्पीड चलाएंगे एक्सीडेंट के चांस उतना अधिक रहेगा। यही है कॉन्सेप्ट। तो नदी भी जितना स्लोप में बहेगी उतना स्पीड में रहेगी। वो अचानक से स्लोप गायब हो गया तो नदी क्या हो जाती है? गिर जाती है। नदी क्या हो जाती है? होता है ना। आप ऐसे जा रहे हो, जैसे ये है, मान लो यहाँ पे ये स्लोप है, मान लेते हैं हल्का स्लोप है, यहां से नदी जा रही है, यहाँ पे स्लोप है क्या? नहीं है ना, यहाँ तो सीधा। तो नदी क्या होगी? गिर जाएगी। नदी में क्या बह रहा है? वाटर। वाटर क्या हो गया? फॉल। इसी को क्या बोलेंगे? वाटरफॉल। ऐसी बनता है ना। ध्यान देना, ऊपर से ऐसी नदी आते रहती है, वो अचानक से नीचे गिरती है और हम लोग को वो पानी गिरता हुआ दिखाई देता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? वाटरफॉल। कॉन्सेप्ट यही है, नदी में ही आपका बनेगा। कुछ कुछ कंडीशन में आपके क्या बनते हैं? पर्वतों में बनते हैं, आपके मानसून के मौसम में, क्योंकि पानी ऊपर से बह रही है, अचानक से उसमें कुछ नहीं है, सीधा पर्वत से नीचे गिरती है पानी, तो वो क्या बन जाता है? वाटरफॉल। क्लियर है क्या? अगला है नदी की गति। नदी का जितना स्पीड रहेगा उसके हिसाब से वो क्या करेगा? कटाव करेगा, निक्षेपण करेगा। और अंतिम है हमारा नदी में जल की मात्रा। अब मान लो नदी में कितना जल बह रहा है, एक तो बाल्टी में ऐसे करके पानी उड़ल रहे हो उतना ही जल बह रहा है, कितना ही कटाव कर लेगी नदी, या कितना रास्ता बना लेगी? आप समझ पा रहे हैं? तो नदी में जल की मात्रा जो है उसके प्रवाह से नदी की गहराई, चौड़ाई और उसके अपवाह तंत्र में बदलाव आता है। जितना ज्यादा पानी होगा, जितनी पानी की मात्रा होगी उतनी नदी क्या होगी? चौड़ी होगी या उतनी गहरी होगी, उतना ज्यादा कटाव करेगी। आप समझ पा रहे हैं? तो ये सभी नदी अपवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से? चट्टाने, स्थलाकृति, ढाल, नदी की गति और ठीक है नदी में जल की मात्रा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में कि नदी अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। इसको समझने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं थोड़ा सा ओवरव्यू। छत्तीसगढ़ का मैप सबको आ जाता है? चलिए बनाइए, जितना सीखे हैं उसके हिसाब से बनाइए। जो लोग नहीं जानते हैं मेरे को फॉलो कीजिए, ठीक है? हम लोग को क्या बनाना है? ऐसे ऐसे बन गया? कैसे बादल? ठीक है, देख लो, देख के बना लो, कोई इशू नहीं है। पेपर में प्रीलिम्स में एटलीस्ट आपको मैप बनाने नहीं बोला जाएगा, ठीक है? 4 ऑप्शन में से एक लगाना है। बनाना इसलिए सीखना है क्योंकि मैप में ही हमारी चीजें हमको याद करनी है, ठीक है? ज्योग्राफी किसका सब्जेक्ट है? मैप का सब्जेक्ट है। हो गया क्या? अब देखिए छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्र को हम लोग बेसिकली 5 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में? 5 अलग अलग नदी अपवाह तंत्र हम लोग पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? कौन कौन सा? पहले उसको जान लेते हैं। पहला नदी अपवाह तंत्र है जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा है, वो है महानदी अपवाह तंत्र। पहला कौन सा है? महानदी। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा है, वो है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। कौन सा नदी अपवाह तंत्र? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। तीसरा हम लोग देखते हैं सोनगंगा अपवाह तंत्र। कौन सा? सोनगंगा अपवाह तंत्र। चौथा है हमारा ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। और अंतिम है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। कौन सा? 5 नाम हो गए क्या? कौन कौन सा देखेंगे? महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, सोनगंगा अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र और नर्मदा अपवाह तंत्र। यहां तक क्लियर है? थोड़ा सा एरिया देख लेते हैं, ऐसी ओवरव्यू मोटा मोटा।
एक मोटा मोटा हम लोग ओवरव्यू एरिया देख रहे हैं ना। ये जो है ये है आपका महानदी अपार तंत्र। कौन सा? महानदी। इधर आपको मिलेगा कौन सा? सोनगंगा। नर्मदा नहीं है। ये कौन सा है? ये कौन सा होगा? गोदावरी। ये है आपका नर्मदा और इधर मिलेगा आपको ब्राह्मणी। मैप में आप चाहो तो इसको ड्रॉ कर लो। ठीक है। अब जैसा कि हमेशा मैं आपको बताता हूं, कुछ चीजें हम लोग मोटे मोटे आंकड़े में देखेंगे पहले, क्योंकि परसेंट मिलेगा आपको, क्षेत्रफल मिलेगा कितने परसेंट में क्या है, तो मैं आपको याद कराने के लिए पहले इसमें बता रहा हूँ, फिर स्लाइड में बताऊंगा। ठीक है, स्लाइड भी है, ऐसा नहीं कि स्लाइड नहीं है, लिख लिख के नहीं पढ़ना है अपने को। कई चीज़ें हम लोग ऐसे समझेंगे फिर उसमें चले जाएंगे। ठीक है, तो देख लिख लिए ना? कैसे राठौर जी, हो गया? अब देखिए इसमें आपको आंकड़े मिलते हैं, उसको मैं बताते चल रहा हूँ। पहले इसको याद रखना, नर्मदा जो है ये 55 है, महानदी है 56। नर्मदा कितना है और महानदी कितना है? बस इसमें याद रखना ये 0.55 है और ये 56% है। याद हो जाएगा क्या? 0.55 है ना, वो परसेंट वाइज देखेंगे तो कितना है? 0.55। लेकिन ऐसे ही याद रखने के लिए मैं बताया आपको 55 फिर 56। ठीक है, सोनगंगा अपार तंत्र जो है ये मान के चलते हैं अप्रॉक्स है 14। इसका मतलब आपको पता है ना, लगभग बराबर है किसके? 14 के। एग्जैक्ट 14 नहीं है, लगभग हम लोग मान लेते हैं। सोनगंगा कितना है हमारा? लगभग 14। गोदावरी को मान लेते हैं लगभग 28। दोनों ऊपर नीचे आप ध्यान दीजिएगा। इधर क्या रखे? 55, 0.55 था, 0.55। इधर क्या है? 56। एग्जैक्ट 56 है, ये दशमलव नहीं है। ये लगभग 14 है और ये लगभग 28। इतना मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। 14, 28, 55, 56। ब्राह्मणी जो है ये 1% है। ब्राह्मणी कितना है? परसेंट याद हो गया क्या? हो गया? मोटा मोटा, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं, आप एलिमिनेट कर पाओगे एग्जाम में इतना से। महानदी कितना है? 56 है। दूसरे नंबर पे कौन सा देखे थे? गोदावरी 28 है। तीसरा सोनगंगा देखे कितना है? लगभग 14 है। चौथा देखे ब्राह्मणी 1%। और पांचवा देखे थे हम लोग नर्मदा जो कि 0.55%। ठीक है, चलिए अब इसको स्लाइड में देखते हैं हम लोग। सेम डेटा 5 अलग अलग भागों में बांटे। पहला था महानदी अपार तंत्र, दूसरा गोदावरी, तीसरा सोनगंगा, चौथा ब्राह्मणी और पांचवा था क्या? नर्मदा नदी। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा बताया था मैं? महानदी जो होगा ये सबसे बड़ा होगा। और सबसे छोटा कौन सा बताया था? कितना कितना परसेंट बताया था? 56, 28, 14, अप्रॉक्स 14 ना, 13 पॉइंट समथिंग है, तो अप्रॉक्स हम लोग ले लेते हैं कितना? 14, 1.55। सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है, तो ये हमारा बड़ा से लेके छोटा लेके जा रहे हैं, क्रम ऐसे ही रहेगा। इसका अगर देखें तो 56.15%, जो कि 56 आप लोग को याद है आपके दिमाग में। एग्जैक्ट अगर देखें तो कितना है? 56.15। आप लोग मेंशन कर लीजिए अपने कॉपी में 56। मैं याद करने के लिए ट्रिक बताया आपको कि पहले कैसे दिमाग में फिट करना है। वो हो गया होगा 0.55, 56, 14, 28, 1, इतना ही आंकड़ा है। ये एग्जैक्ट अगर देखें तो कितना है? 56.15। दूसरा है 28.64, 28 इसको आप लोग भी देखे हैं। अप्रॉक्स 24 आप लोग को याद है, तो 28.64%। अगला है सोनगंगा, ये अप्रॉक्स 14 है, तो अप्रॉक्स 14 में ये 14 से कम है ना, याद रखना। ये 13 पॉइंट मिलेगा, 13.63। 13 पॉइंट कितना? 63। अगला मिलता है हमारा ब्राह्मणी, कितना बताया था? तो 1.03, एक ही मान लो वो। और इसका कितना बताया था?
0.55। मैं आपको वो आंकड़े इसलिए इसको अप्रॉक्स 14 बताया ताकि देखिए आपको पता होगा 13.5 से अगर ऊपर आता है, 13.5 से ऊपर आता है तो उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, अप्रॉक्स में राउंड ऑफ करके 14 ले लेते हैं। और 13.5 से अगर नीचे है तो राउंड ऑफ में कितना ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं। ऐसे होता है राउंड ऑफ वाला रूल, यही होता है ना कि आधे से इधर आ जाता है तो उसको हम लोग थोड़ा बड़ा वाला ले लेते हैं, ये याद करने के लिए। अच्छा देखिए इसमें आप आंकड़े आपको अच्छे से दिख रहे होंगे, 28.64 है और 13.63 है। पीछे के आंकड़े बड़े आसान हैं, 6.4, 6.3, 14, 28, कुछ भी करके आप उसको लिंक कर सकते हो। ये हुआ क्या, एक बार चलिए मेरे को परसेंट ऐसी बताइए आप लोग, महानदी अपोहा तंत्र कितना होगा। एग्जैक्ट नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं, मोटा मोटा वाला मेरे को बताइए, उतना में आप ऑप्शन में लिमिट कर लोगे। महानदी कितना मिलेगा, 56 है ना, गोदावरी 28, इसके बाद सोनगंगा 14, 13.63 है 14, ठीक। इसके बाद आपका ब्राह्मणी 1% और आपका जो नर्मदा नदी अपोहा तंत्र है वो 0.55। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब इसका हम लोग देख लेते हैं अपोहा तंत्र का जो परसेंट का वही है। महानदी आपको मिलेगा कितना, 56.15, गोदावरी मिलेगा 28.64, ठीक। सोनगंगा कितना मिलेगा 13.63, इसके बाद नर्मदा ब्राह्मणी 1.03 और अंतिम है हमारा नर्मदा 0.55, ठीक है। बार ग्राफ में भी अगर देखें तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि यहां से यहां तक हमारा जो है ना, ऐड करेंगे तो ये अप्रॉक्स कितना हो जाता है आपका, लगभग 100%, लगभग 100%, क्योंकि पॉइंट के बाद और कुछ भी हो सकता था जिसको हम लोग छोड़े हैं, इसलिए एकदम 100% आप लोग मत मानिएगा। हाँ लेकिन हमारा 100% इतना ही है। 5 नदी अपोहा तंत्र देखेंगे हम लोग, कौन कौन सा, महानदी, गोदावरी, सोनगंगा, ब्राह्मणी और नर्मदा, इतना ही है। छत्तीसगढ़ में कितने नदी अपोहा तंत्र हैं, तो कितने हैं, कौन कौन से, महानदी, गोदावरी, सोनगंगा, ब्राह्मणी और नर्मदा। क्रम को ऐसे ही याद रखना। और मैप में मैं पहले स्टार्टिंग में बताया वो एग्जैक्ट वैसा नहीं है, मतलब एक आइडिया दिया कि आपको ये वाला एरिया इस रेंज में आएगा, ये वाला एरिया इस रेंज में आएगा। अब नदी अपोहा तंत्र अलग क्यों होते हैं, हम लोग सबको महानदी में क्यों नहीं डाल रहे हैं, 5 ठो नदी अपोहा तंत्र क्यों पढ़ रहे हैं, अलग अलग है। और सबसे मेन चीज, दोनों के बीच में जल विभाजक आ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं ये महानदी और गोदावरी का ले लेते हैं। महानदी कहाँ से निकलती है, सिहावा पर्वत धमतरी से, ठीक है, ऊपर जाएगी, इसमें पानाबरस की पहाड़ी से शिवनाथ आएगा, पैरिस, सोंढूर, सूखा, लात, जोंक, हसदेव, बहुत सारी नदियां हैं जो इस महानदी अपोहा तंत्र में मिलती जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक मेन फैक्टर आपका आता है, वो है आपका केशकाल घाटी। कौन सा घाटी, जो आपकी महानदी को किससे अलग करता है, इंद्रावती से। क्योंकि केशकाल घाटी अगर नहीं रहता तो ये नदियां भी पॉसिबल है कि उधर जा सकती थी या उधर की नदियां इधर आ सकती थी, लेकिन केशकाल घाटी है, पर्वत है वहां पे, आपका देखेंगे तो अबुझमाड़ की पहाड़ी वाला, तो वो पूरी तरह से रोक देता है उधर के पानी को इधर आने से, पर्वत को क्रॉस करके थोड़ी आएगा। जल विभाजक होने के कारण ये दोनों चेंज हो गए। सिमिलरली आपका महानदी से सोनगंगा भी किसके कारण हो रहा है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी है, हसदेव चांग बखार की पहाड़ी है, तो ये जो पहाड़ियां हैं ये रोक रही हैं किसको, महानदी से मिलने के लिए। एक एक्सेप्शनल नदी आती है, कौन सी नदी, हसदेव। हसदेव नदी जो है वो आपके कहाँ से, कोरिया साइड से आ रही है, महानदी में आकर मिलती है आपके शिवनाथ के थ्रू, महानदी अपोहा तंत्र का हिस्सा है। वो एक्सेप्शनल है किसका, सोनगंगा पद। वो नदी चाहती तो उसका ढाल किधर रहता, ऊपर क्यों, लेकिन एक्सेप्शनल अपवाद नदी है जो ऊपर से हमारे इधर आ रही है। बाकी नदियां आप देखेंगे, बनास, गोपद, रिहन, कन्हार, सारी नदियां कहाँ जा रही हैं, उत्तर की ओर बहेंगी। क्लियर है। अब क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ये मेरे ख्याल से आपको आइडिया हो गया। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपोहा तंत्र किसका है और सबसे छोटा कौन सा है। 2 ठो नदी का नाम मिलेगा नर्मदा में, अभी से ऐसी बता दे रहा हूं, बंजर और ताड़ा। कौन कौन सी नदी, बस खत्म, ठीक है। चलिए अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो देखिए महानदी अपोहा तंत्र का जो कुल क्षेत्रफल है, इसको भी याद करने के लिए मैं आपको बता दूं, आप लोग को 18 का पहाड़ा आता है, 18 दूने 36 दूने 77 कहाँ होता है, फिर देखो देख के बोल देते हो यार,
72 होता है, 36 दूनी कितना होता है? यहां मैं 36 दूनी बोलता हूं तो 77 बोल रहे हैं आप लोग, कैसे? वहां लिखा है, इसका मतलब उसी को बोलना थोड़ी है। देखिए मैं इसको आपको ऐसे याद करा रहा हूं, उसमें देखते हो फिर चीटिंग करते हो आप लोग। कुछ आकृति बनाया, इसको हम लोग मान लेते हैं कितना, 750। कितना मान लेते हैं? 750। अब 750 का डबल करेंगे तो कितना होगा? 1500, यही होगा। लेकिन हम लोग 750 का डबल करने के बाद इसको 420 बना देते हैं। कितना? 1420। 7 दूनी कितना होता है? 1400। ठीक है, तो पहला आंकड़ा हमारा नर्मदा नदी अपाव तंत्र का कितना हुआ? 750। इसका कितना हुआ? 1400। मोटा मोटी अगर लेना है तो आप मान सकते हो अप्रॉक्स कितना है, 750 का डबल कर दिए 1500। इसको हम लोग कितना मान लिए? 18,000। तो इसका डबल करेंगे कितना होगा? उसके बाद का आंकड़ा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं, 750 का डबल किए लगभग कितना हो गया? 1500। इसको 750 भी ना माने, चलो 700 मान लो। 700 का डबल किए 1400, ये हो गया 1800 का डबल 3600, सॉरी 18,000 का डबल 36,000। अब यहां पे याद रखना है आपको, 36,000 का डबल कितना होता है? 72,000 होता है। ये जितने आंकड़े आप देख पा रहे हैं इसको भी आपको जोड़ देना है, ठीक है। और कैसा करके जोड़ना है? ट्रिपल करके जोड़ना है। इसको अगर ट्रिपल करो कितना होगा? 4500 आसपास, ठीक है। कितना हो गया? लमसम ले रहा हूं ना मैं, अगर ये करेंगे तो 76,500 हो रहा है। आपको 77 याद रखना है। कितना याद रखना है? तो आपको क्या क्या बताया मैं? 750, कितना बताया? 750, 1400, 18,000, 36,000, 77,000, यही बताया। अब इसको अगर हम लोग देखें, सबसे पहले कितना है? 750, फिर 1400, 18,000, 36,000, 77,000, मोटा मोटा। कभी भी एग्जैक्ट नहीं पूछा है, ना ही पूछेगा, ठीक है। आप ये कर सकते हो कि किसका कौन सा है, जैसे जमाने दे दिया कूट में, मान लो 5 ठो नाम दे दिया, 5 ठो का क्षेत्रफल। आप लोगों को पता है क्षेत्रफल में कौन किसका कितना कितना है? सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? घटते क्रम में तो पता है ना, परसेंट वाइज तो पता है, जमा लेंगे, ठीक है। अगर मैं मान लो इसको छिपा भी देता हूँ, ये सारा आंकड़ा भी छिपा देता हूँ, अगर मैं बोलूँगा 77,432 किसका है, आप लोग बताएंगे ना, महानदी। ये 36,000 किसका होगा? 78,000 किसका होगा? दिख रहा है फिर भी नहीं बोल रहे हो आप लोग। 18,000 किसका होगा? सोनगंगा। 1,420 किसका होगा? ब्राह्मणी। 750 किसका होगा? नर्मदा, ठीक है। जो बताया उसी का ये दूसरा रूप है, जिसको आप लोग परसेंट में और वो में दोनों में देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ का अफवाह तंत्र। देखिए छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक भाग है वो किसका आता है? महानदी का, 56%। दूसरा नंबर में सबसे जो कम होता है, सबसे छोटा होता है, जो फैक्ट हम लोग देख चुके हैं वही है, सबसे छोटा अफवाह तंत्र किसका है? नर्मदा का। दक्षिण भाग में हमारा जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग है, किस अफवाह तंत्र का हिस्सा है? गोदावरी। बेसिकली गोदावरी हमारे छत्तीसगढ़ से होकर नहीं बहती। छत्तीसगढ़ की जो दो मुख्य नदियां हैं जो आपके बस्तर में या दंडकारण्य के पठार में बहती हैं, एक है इंद्रावती और दूसरी सबरी नदी, दोनों ही किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। अपना जल गोदावरी में छोड़ती हैं, इसलिए हम लोग ये जो नदी तंत्र है उसको किस नाम जानते हैं? गोदावरी नदी अफवाह तंत्र, ठीक है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग किस में आएगा? सोनगंगा। सोन नदी में जाएगी और सोन नदी के बाद वो जो सोन नदी है वो किसकी सहायक नदी बन जाती है? गंगा नदी की। आपको पता होगा पटना शहर जो है, कौन सा शहर? बिहार का पटना, वो सोन नदी और गंगा नदी के संगम पर बसा हुआ है। कौन कौन सा नदी? सोन नदी और गंगा नदी के संगम पर, ठीक है। तो वो सोनगंगा कहा जाता है। अगला अगर हम लोग देखें, छत्तीसगढ़ उत्तर पूर्वी भाग जो है ये 1.03 था, ब्राह्मणी नदी। जो जसपुर में आपको शंख नदी देखने को मिलेगी, कौन सी नदी?
शंख नदी, दिखाऊंगा मैं, सारा चीज बताऊंगा। आज हम लोग ओवरव्यू समझ रहे हैं कि कौन कौन सी नदी अपार तंत्र है, कितना परसेंट है, कितने क्षेत्रफल में है, नदियों का नाम भी जानेंगे। अब इसमें जितनी नदियां आप देख रहे हैं सारी की सारी नदी, आप चाहे महानदी लो, गोदावरी लो, सोनगंगा लो, ब्राह्मणी लो, एक लौती कौन सी, नर्मदा। ये नर्मदा जो है ये अरब सागर में गिरती है। किस में गिरती है, अरेबियन सी में गिरती है। बे ऑफ बंगाल में बाकी सारी नदियां गिरेंगी। तो देखिए उपरोक्त अपार तंत्र में नर्मदा नदी अरब सागर को छोड़कर अरब सागर में गिरती है, बाकी जो शेष नदियां हैं वो कहाँ अपना जल छोड़ती हैं, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अब ये जो होता है जल विभाजक, इसको समझाने के लिए यहाँ पे बनाया गया है ड्रेनेज डिवाइड जो होता है वो क्या होता है। आप इसको देख पा रहे हैं, ये पर्वत, ठीक है, ये एक धारा का अपवाह है। ये धारा हो सकती है मान लो महानदी, ये धारा कौन सी नदी है, और ये धारा कौन सी है, इंद्रावती मान लेते हैं, दो अलग अलग धाराएं। और ये जो बीच का है ये कौन सा है, केशकाल घाटी है। ठीक है, दूसरा अगर एग्जांपल लेते हैं हम लोग तो ये मान लेते हैं महानदी है, ये इंद्रावती की सहायक नदी, बंजर और ताड़ा है, सॉरी आपके नर्मदा की सहायक नदी। तो यहाँ पे ये जल विभाजक का कार्य कौन कर रहा है, मैकल रेंज, मैकल पर्वत क्या कर रहा है, नदी पर्वत के इस साइड वाले को उधर बहने दे रहा है, इधर आने नहीं दे रहा है। ठीक है, वही चीज इसमें समझाया गया है कि हमारा मैकल पर्वत जो है नर्मदा नदी तथा महानदी अपार तंत्र को पृथक करती है। वो क्यों पृथक करती है, वो जल विभाजक रेखा बनाती है। कौन सा ना, मैकल पर्वत, किन किन के बीच में, नर्मदा नदी और महानदी। सेम आपका जो केशकाल घाटी है ये इंद्रावती नदी तथा महानदी अपार तंत्र को पृथक करती है, जो आपको मैं पहले एग्जाम्पल में ही लिख के समझा चुका। समझ आया। तो अगर आपको पूछा जाए महानदी अपार तंत्र और गोदावरी नदी अपार तंत्र को का जल विभाजक कौन है, तो कौन है, केशकाल। महानदी और इंद्रावती का कौन सा है, केशकाल। महानदी और गोदावरी भी बोलेंगे तो केशकाल, महानदी और नर्मदा बोलेंगे तो मैकल रेंज। लिखा भी है यहाँ पे केशकाल घाटी तथा महानदी अपार तंत्र को पृथक कौन करता है, केशकाल घाटी, इंद्रावती और महानदी को। क्लियर है क्या। पेपर में ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है, कथन कारण में पूछेगा तो बन जाएगा। चलिए अब जानते हैं बेसिन क्या होता है। सब लोग देखे हैं बेसिन है ना, ये तो है ना। अब देखिए बेसिन का परिभाषा अगर देखें, किसी नदी तंत्र का वह क्षेत्र जहां वर्ष का पानी चारों ओर एकत्र होकर एक ही निकास या फिर आउटलेट की ओर बहता है उसे बेसिन कहते हैं। द एरिया ऑफ लैंड वेयर ऑल द रेनफॉल कलेक्ट्स फ्रॉम ऑल साइड एंड फ्लो टुवर्ड अ सिंगल आउटलेट इज कॉल्ड अ बेसिन। अब यहाँ पे देखेंगे, मान लेते हैं हम लोग मुंह धोते हैं तो पानी यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, कहीं भी गिरा, जाएगा कहाँ पे, घूम फिर के पानी कहाँ जाएगा, सिंगल आउटलेट में जाएगा। यही होता है ना। सिमिलरली आप अगर देखेंगे नदी का भी, तो ये बहुत सारे अलग अलग पर्वत है, यहाँ पानी गिरे, यहाँ गिरे, यहाँ गिरे, वहाँ गिरे, कहीं भी गिरे, वो मेन नदी जो रहेगी उसी में जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए बिलासपुर कर लेते हैं। बिलासपुर में मान लो मंगला में पानी गिरा, कहाँ पानी गिरा, बिलासपुर में राजकिशोर में पानी गिरा, अपना जल कहाँ छोड़ेंगे वो लोग, अरपा में। घूम फिर के तो जाएंगे ना। ठीक है, मान लो नलियों के माध्यम से आ रही है, नलियों का पानी कहाँ गया, घूम फिर के अरपा नदी में, है ना। और वो अरपा नदी कहाँ जाएगी, किस पे मिलेगी, शिवनाथ नदी पे। शिवनाथ नदी किस पर जाकर मिलेगी, महानदी में, है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ का पानी कहाँ गया, महानदी में। तो हम लोग किस बेसिन का हिस्सा हुए, महानदी बेसिन। आप समझ पाए। तो जितना भी एरिया रहेगा वहां से, जैसे यहाँ मान लो बिलासपुर है, यहाँ का पानी भी महानदी में घूम फिर के जाएगा। रायगढ़ मान लो, कौन सा जगह, किस शहर के किनारे बसा हुआ है, सॉरी किस नदी के किनारे, केलो नदी, केलो नदी के किनारे बसा हुआ है। केलो नदी को रायगढ़ की जीवन रेखा बोलते हैं। केलो नदी किस पर आकर अब मिलती है, महानदी में, है ना। तो रायगढ़ शहर भी किस नदी अपार तंत्र, किस बेसिन का हिस्सा होगा, महानदी का हिस्सा होगा। दुर्ग शहर की बात कर लेते हैं। दुर्ग शहर किस नदी के किनारे बसा है, शिवनाथ नदी। ठीक है, शिवनाथ नदी अपना जल किस में छोड़ती है, महानदी में। तो वो भी किस नदी अपार तंत्र या फिर किस बेसिन का हिस्सा है, महानदी बेसिन।
अब सोचिए रेंज कितना बड़ा हो गया बेसिन का। रायगढ़ में भी पानी गिरेगा तो जाएगा महानदी में, बिलासपुर में भी गिरेगा तो जाएगा महानदी में, दुर्ग में भी गिरेगा तो जाएगा महानदी में, इवन आपका रायपुर में भी पानी गिरेगा। रायपुर खारून नदी के समीप बसा हुआ है। कौन सा नदी? तो खारून नदी भी किस में छोड़ती है? शिवनाथ में। और शिवनाथ किस में छोड़ेगी? वो भी महानदी बेसिन का हिस्सा। आप समझ पाए? तो नदी बेसिन में क्या होगा, कहीं से भी पानी गिरे आउटलेट एक रहेगा, और आउटलेट कौन सा है? वो महानदी है। सिमिलरली आपका इंद्रावती के लिए भी आप वो कर सकते हो, निब्रा, गुड्रा, बोडिंग, नारंगी, ठीक है, ये सभी इंद्रावती की सहायक नदियां हैं। नारंगी नदी के किनारे शहर एक बसा हुआ है, कोंडागांव। कौन सा शहर? पूछा गया एग्जाम में, कोंडागांव शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? किस नदी के किनारे? नारंगी नदी के किनारे, ठीक है। तो वो पानी कहीं भी गिरे, कोंडागांव में पानी गिरे, चाहे नारायणपुर में पानी गिरे, चाहे आपके बीजापुर में पानी गिरे, घूम फिर के कहाँ जाएगा? इंद्रावती नदी में। आप समझ पा रहे हैं? तो वो एक बेसिन बनाया, उसको बोलेंगे इंद्रावती नदी बेसिन, ठीक है। बेसिन का क्या महत्व है? तो बेसिन को समझिए, बारिश का पानी चारों ओर से बेसिन में इकट्ठा होता है, सारा पानी नीचे की ओर बेसिन के तल पर बहता है, और बेसिन का पानी एक ही निकास या एक ही छिद्र से बाहर निकलता है, और यही बेसिन का कॉन्सेप्ट है, ठीक। बेसिन का महत्व क्या है? जल संसाधनों का प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई एवं कृषि और जल आपूर्ति, ये सारा चीज कौन डिसाइड करता है? बेसिन। और उसी रिवर बेसिन पे हम लोग क्या बनाते हैं? फिर बैराज बनाएंगे, डैम बनाएंगे। जैसे महानदी में बहुत सारे डैम देखने को मिलेंगे, पंडित रविशंकर जलाशय, ठीक है, मरूमसिली जलाशय। महानदी और उसकी सहायक नदियों में तांदुला परियोजना आप लोगों ने सुना होगा नाम, ठीक है। ये सभी क्या है? गंगरेल डैम बोलते हैं ना, और रविशंकर जलाशय को ही गंगरेल डैम बोलते हैं, ठीक है। मेरे कहने का तात्पर्य है, आपका कोई भी नदी पे काम करना रहेगा तो आप बेसिन को डिसाइड करेंगे, बैराज बनाएंगे। जैसे सिवरेनारायण बैराज है, कलमा बैराज है, बसंतपुर बैराज है, मिरौनी बैराज है, ये सभी क्या है? बैराज है। साराडीह बैराज है ना। बैराज मतलब क्या होता है? नदी में हम लोग डैम बनाते हैं, नदी के ऊपर डैम बनाते हैं, और उसमें गेट लगा देते हैं, खोलने वाला गेट। जब हमको लगा कि पानी का नीड है, पानी कम आ रहा है, गेट को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। गेट बंद होगा तो क्या होगा? नदी में पानी रुका रहेगा, और जब ज्यादा पानी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? गेट खोल देंगे, उसको बोलते हैं बैराज। आप समझ पाए? चलिए, हो गया ना? बेसिन समझ गए? मतलब यहाँ देखिए, ये जो नदी है उसका स्लोप है, तो यहाँ पानी गिरेगा तब भी वो महानदी में जाएगा। अब हम लोग जल ग्रहण क्षेत्र के, या फिर वाटर कैचमेंट एरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाटर कैचमेंट एरिया। उसके अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में बांटे हैं, कुल इतना देखने को मिलेगा। अब एक एक को समझते हैं। सबसे पहले पहला नाम जो देखने को मिलता है वो है हमारा कौन सा? सोनगंगा जल ग्रहण क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, ये आपको दिख रहा है, ये और ये इतना सारा है सोनगंगा का, ठीक है। अब ये आप बोलेंगे सोनगंगा में क्यों आता है? लग रहा है ना कि अलग, यहां से क्यों कैच कर रहा है? तो याद रखना, यहाँ पे सोन नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? सोन नदी। सोनबेरा के पठार में उद्गम होता है सोन नदी का, और वो आगे बढ़ती है, पहले एमपी में घुसेगी अमरकंटक के साइड से, फिर ऊपर बढ़ते जाती है और यहाँ से ऐसी प्रवाहित होगी। चूंकि उद्गम यहाँ हो रहा है तो यहाँ से भी तो नदी पानी लेगी ना, इसलिए ये भी उसी कैचमेंट एरिया का है सोनगंगा। और यहाँ पे आपको मिलेगा गोपद, बनास, रिहंद और कन्हार, 4 नदियाँ बेसिक, और उसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ, मारन, मोरन, महान, गोवरी, घुंघुट्टा, सूर्या, इस टाइप के नाम सुनने को मिलेंगे। वो सभी नदियाँ किस में मिलेंगी? घूम फिर के सोन नदी में। और वो सोन नदी किस पर जाकर मिलेगी? गंगा नदी में। इसलिए इसका पूरा नाम क्या हो गया? सोन गंगा जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक है। सोन गंगा वाटर कैचमेंट एरिया, क्लियर है। दूसरा नाम हम लोग को मिलता है ब्राह्मणी जल ग्रहण क्षेत्र। ब्राह्मणी नदी याद रखिएगा उड़ीसा के केउंझर के पठार से निकलती है। कौन से पठार से? केउंझर के पठार से, ऐसे करके बहेगी यहाँ से। और यहाँ पे जसपुर के पास 1-2 नदी मिलेगी, बेसिकली एक नदी शंख नदी। कौन सी नदी? शंख नदी। वो अपना जल उसमें छोड़ती है, किस पे? ब्राह्मणी नदी में। इसलिए ये हमारा जो एरिया है, यहाँ जितनी पानी गिरेंगे शंख नदी में जाएंगे, और शंख नदी किस में गिरा देगी? ब्राह्मणी नदी में। तो ये ब्राह्मणी नदी कैचमेंट एरिया हो गया। अगला हमको मिलता है ये वाला महानदी कैचमेंट एरिया। अब देखिए यहाँ अलग किए हैं, यहाँ दुर्ग है वो महानदी में ही आता है, लेकिन उसको हम लोग अलग से सेपरेट पढ़ेंगे। शिवनाथ जल ग्रहण क्षेत्र, मतलब इतने एरिया में कहीं भी पानी गिरे, कहीं भी, यहाँ हाथ रख दो, यहाँ पानी गिरेगा तब भी वो शिवनाथ में जाएगा, और शिवनाथ के थ्रू फिर किस में जाएगा?
महानदी में। तो यहाँ इतनी जितने जगह देख रहे हैं, यहाँ कहीं भी पानी गिरता है वो किस में जाएगा, चाहे आपका धमतरी हो, चाहे गरियाबंद हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे रायगढ़ हो आपका, चाहे शक्ति हो, जांजगीर चांपा हो, कहीं भी पानी गिरे वो किस क्षेत्र में आएगा, महानदी, ठीक है, वाटर कैचमेंट एरिया के अंतर्गत आएगा, जल संग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत। अगला देखिए ये वाला जो नाम मिलता है, ये मिलता है नर्मदा जल संग्रहण क्षेत्र। मैकल के उस साइड है, ध्यान दीजिएगा, मैकल रेंज है ना, मैकल क्या कर रहा है, जल विभाजक का कार्य कर रहा है, तो उधर पानी रहेगा, उसको इधर आने देगा क्या, तो इस साइड का पानी उधर ही जाएगा और किस में जाएगा, नर्मदा नदी में। आपको पता होगा नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। गए हैं ना आप लोग, नर्मदा कुंड भी है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ कपिल धारा, दूध धारा, दो अलग अलग जलप्रपात बनते हैं, एक छोटा एक बड़ा, ठीक। वही नर्मदा नदी की सहायक नदी, दो नदी आपको मिलेगी, कौन कौन सी, बंजर और ताड़ा, वो इसमें जाकर मिलेगी। इसके अलावा यहाँ आप देखेंगे ग्रीन में जो छोटा सा दिख पा रहा है, ये है आपका वेनगंगा जल ग्रहण क्षेत्र। कौन सा, वेनगंगा, ठीक है। बाघ नदी एक है, कौन सी नदी, बाघ नदी, वो जाकर इसमें मिलती है वेनगंगा में। वेनगंगा याद रखिएगा गोदावरी नदी अपाह तंत्र का ही हिस्सा है, गोदावरी की सहायक नदी है वेनगंगा, पेनगंगा, ठीक है। किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की, ऐसे करके नीचे जाएगी, तो ये उसमें जाके मिल जाते हैं और उसके बाद वो नीचे जाते हैं। अलग से हम लोग गोदावरी में इसको नहीं पढ़ रहे हैं, इसको किस नाम से जाने, वेनगंगा अपाह तंत्र, सॉरी वेनगंगा जल ग्रहण क्षेत्र। अगला ये वाला नाम मिलता है, ये किसका होगा, इतना में कौन कैच करेगा, इंद्रावती। इंद्रावती नदी ऐसी देखिए आपका, इंद्रावती नदी जो है यहाँ से ऐसे प्रवेश करेगी ऐसे करके और ऐसे करके यहाँ मुड़ जाती है। तो इधर आपको बोडिंग, निबरा, गुडरा, नारंगी ऐसी नदियाँ देखने को मिलेंगी। इधर देखने को मिलेगी संकिनी, डंकिनी, ठीक है, चिंतावागु, तालपेरू, इस टाइप की नदियों का नाम आपको सुनने को मिलेगा। वो नदियाँ किस में मिल रही हैं, इंद्रावती में। तो ये एरिया किसका हो गया, इंद्रावती जल ग्रहण क्षेत्र। नीचे में आपको देखने को मिलेगा, ये जो है इसको बोला जाता है गोदावरी जल ग्रहण क्षेत्र। बेसिकली इसमें कौन सी नदी आती है, तो आपकी आती है सबरी नदी। कौन सी नदी, सुकमा जो शहर है, सुकमा जिले का सुकमा शहर, वो सबरी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, सबरी नदी, क्लियर है ना। और सबरी नदी की एक सहायक नदी आपको मिलती है मुनगा बहार। कौन सी नदी, मुनगा बहार, जिस पर छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात, तीरथगढ़ वाटरफॉल, जो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, वो किस नदी पर बना है, कई बार पूछा गया है, मुनगा बहार नदी। मुनगा बहार किसकी सहायक नदी है, सबरी नदी की, क्लियर है। तो इस प्रकार से ये गोदावरी जल ग्रहण क्षेत्र का इतना हम लोग देख लिए। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये सबसे पहले ये वाला जो हिस्सा होगा, इतना और इतना, ये किसका है, सोनगंगा। दूसरा अगर देखेंगे तो ये ब्राह्मणी। तीसरा अगर देखते हैं तो ये वाला महानदी। चौथा शिवनाथ। पांचवा इधर अगर देखें तो नर्मदा। नीचे ग्रीन वाला इसको अगर हम लोग आए तो ये वेनगंगा, ठीक है। नीचे आते हैं तो ये इंद्रावती जल ग्रहण क्षेत्र, और लास्ट वाला कौन सा होगा, गोदावरी जल ग्रहण क्षेत्र। क्लियर है क्या, मोटा मोटा एरिया। और जल ग्रहण क्षेत्र पूछा नहीं जाता, मैं आपको एग्जाम बता दूं, एग्जाम में कभी जल ग्रहण क्षेत्र से क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन ये समझना क्यों जरूरी है, हम लोग को पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर नदी जो है इतनी और इतनी दिशा में, इतने क्षेत्र में बहेगी, और उसकी जो सहायक नदियाँ रहेंगी यहाँ से आएंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए सोनगंगा में ये अगर नहीं बताता तो आपको पता कैसे चलता कि सोन नदी यहाँ से निकलती। आप समझ पा रहे हैं ना, यहाँ निकलती है बोल के पता कहाँ से चला है, क्योंकि वो जल ग्रहण क्षेत्र से मैं आपको बताया, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसी को कछार में बांटे हम लोग, जितना नदी अपाह तंत्र देखे हैं उसको बेसिकली कछार में। सोनगंगा कछार मतलब सोन नदी अपाह तंत्र का जो कैचमेंट एरिया रहेगा, ब्राह्मणी का ब्राह्मणी कछार, नर्मदा का नर्मदा कछार। ध्यान देंगे तो गोदावरी कछार में ये हिस्सा भी आ रहा है। वेनगंगा चूंकि किसमें आती है, गोदावरी की सहायक नदी है, मैं आपको बताया था, तो इसलिए यहाँ का जो पानी गिरेगा वो भी गोदावरी नदी में जाएगा। और शिवनाथ और महानदी दोनों मिलकर क्या बनाती है, महानदी कछार या महानदी बेसिन। क्लियर है, हाँ या नहीं, आगे बढ़े। चलिए सेम चीज का कंपेयर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के अपाह तंत्र में। तो देखिए छत्तीसगढ़ में छोटी बड़ी करके इतनी नदियां हैं,
जिनको याद करना टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, किसी के लिए भी नहीं है। आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में जैसे हम लोग पर्वत देखे थे, पर्वत का एक कोड देखे थे, सिमिलरली इसमें भी जो जिनकी लंबाई हमको ज्ञात है उन सब नदियों का हम लोग एक कोड देख लेंगे जिसमें सारा क्रम याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे सबसे छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, दोनों में अंतर है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, महानदी है, 858 किलोमीटर उसकी लंबाई है। कितनी है, 858 टोटल लंबाई महानदी की, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, शिवनाथ, 290 किलोमीटर, जबकि महानदी जो है वो 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है, 286 किलोमीटर। शिवनाथ से 4 किलोमीटर कम, 4 किलोमीटर बहुत होता है, मैं आपको बता दूं, पैदल चलने को पड़े आपको तो 4 किलोमीटर समझ आया कितना दूर होता है, ठीक है। ऐसे में हमको क्या लग रहा है 4 ही किलोमीटर तो है, लेकिन 4 किलोमीटर अगर आप आंकड़े देखेंगे तो बहुत है एक नदी का क्षेत्र के हिसाब से। तो छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी जो है वो 290 किलोमीटर बहती है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी बहने वाली नदी है यहाँ की। और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, महानदी, जो उड़ीसा में आपके कटक के समीप क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, कटक डेल्टा, और आपके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, जिसकी लंबाई कितनी है 858 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, महानदी अपार तंत्र में हम लोग का परसेंट देखे थे कितना, 56.15%, और एरिया कितने देखे थे 77,000। पीछे का आंकड़ा छोड़ दो, याद ही नहीं करना हमको, आंकड़ा क्या याद रखना है 750, और उसके बाद 1420, उसके बाद 18,000, 36,000, 70,000, है ना, 750, 1420, 18,000, 36,000, 70,000। परसेंट में क्या याद रखना है 0.55, 56, ठीक है। इधर रखेंगे मोटा मोटा 28, 28 और 14, और एक रख देंगे 1%, बस यही आंकड़ा याद रखना। तो ये वाला जो था कितना था 56 था, और ये 77,000। ये हमारा महानदी का एक मोटा मोटा प्रतिरूप, ठीक है, जिसमें हमको कौन सी नदी मिलेगी, महानदी और शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी ये वाली ऐसी बहेगी। इसके अलावा देखिए बहुत सारी और महानदी की सहायक नदियां, जैसे कि हसदेव नदी जो ऊपर से आएगी, ये हसदेव, बोरई, मांड, केलो, ठीक है, ईब, दूध नदी, सिलियारी नदी, सोंडू नदी, पैरी नदी, ठीक है, सूखा नदी, जोंक नदी और लात नदी। अभी घबराइएगा नहीं ना, सब नदी को कहाँ से निकलती है, कहाँ उद्गम होता है, कौन से जगह पे महानदी पे जाकर मिलती है, सारा चीज हम लोग देखेंगे। अभी बस मोटा मोटी एक नाम सुन लीजिए कल, ताकि आप हम लोग इसको जब पढ़ें तो ये नाम हम लोग पहली बार सुन रहे हैं ऐसा मत फील हो आपको। मैं इसलिए ओवरव्यू एक नाम बता रहा हूँ। कौन कौन सा नाम बताया, मैं बताया आपको महानदी, मैं आपको बताया क्या शिवनाथ नदी, इसके अलावा हसदेव नदी, बोरई नदी, ईब नदी, मांड नदी, ठीक है, केलो नदी, इसके अलावा और क्या देखे, लात, जोक, सूखा, पैरी, सोंडूर, सिलियारी, ठीक। ये सभी जो सहायक नदियां हैं, जितना नाम मैं आपको बताया अभी, ये सभी है महानदी की सहायक नदी। महानदी की एक बड़ी सहायक आपको दिखती है कौन सी, शिवनाथ। तो शिवनाथ नदी की भी और सहायक नदी है, जैसे सुरही नदी, आमने नदी, हाफ नदी, मनियारी, ठीक है, अरपा, लीलागर, खरा, तांदुला, खारून और जमुनिया। एक और नाम बचा क्या, नहीं, ठीक। इसमें और भी हैं, आमनेर के साथ मुस्की है, पिपरिया है, वो सारी नदियां भी हैं। खैरागढ़ के समीप वो लोग त्रिवेणी संगम बनाते हैं, आमनेर, मुस्की, पिपरिया कहाँ मिलते हैं, खैरागढ़ में। डिटेल में सब पढ़ जाएंगे। अभी एक नाम जानिएगा कि महानदी की सहायक नदी शिवनाथ, हसदेव, बोरई, मांड, केलो, ईब, दूध, सिलियारी, सोंडूर, पैरी, सूखा, जोंक और लात। और शिवनाथ जो महानदी की सहायक नदी, उसकी सहायक नदियां आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सुरही, आमनेर, हाफ, मनियारी, अरपा, लीलागर, खरखरा, तांदुला, खारून और एक नाम है आपका जमुनिया, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आता है कौन सा, गोदावरी नदी अपार तंत्र। गोदावरी नदी का परसेंट हम लोग देख चुके हैं 28%, और एरिया देख चुके हैं कितना 36%, है ना, 36 स्क्वायर किलोमीटर 1000 में है। इंद्रावती है, नारंगी है, बोर्डिंग है, गुडरा, निबरा, ठीक है, कोटरी, नंदीराज, डंकिनी, संकिनी, चिंतावागु, तालपेरू, ठीक। इसके अलावा सबरी नदी भी आती है इसी गोदावरी नदी अपार तंत्र का। सबरी और उसकी सहायक नदी मालेंगर है, गेर है, ठीक है, कांगेर है, ठीक है। ये एक्चुअल में गेर गेर वाला चलता है, जैसे देखिए गेर, कांगेर, मालेंगेर, ठीक है, इस टाइप का मलगेर या मालेंगेर कहा जाता है। तो ये सबरी नदी की सहायक नदी है।
ठीक, और एक आपको नाम बताया था मुनगा बहार, जिस पर तीरथगढ़ जलप्रपात है। आगे बढ़े, एक नदी मिलती है बाघ नदी, जो यहाँ से आएगी, इधर हम लोग देखे थे बाघ नदी पेनगंगा में जाएगी और उसके बाद आएगी। ये नाम भी मेरे ख्याल से मैं आपको ऐसी वो बताया था मोटा मोटी, मैं अभी आपको रफ ही बता रहा हूँ। नदी का एक एक अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, जिसमें हर नदी के बारे में डिटेल में जाएंगे, किस ओर से मिलती है, कौन सा डैम बना है। ठीक है, आज ओवरव्यू था, हमको समझना था कि हम पढ़ेंगे क्या इस नदी वाले टॉपिक में। ठीक है ना। अगला हमारा है सोनगंगा अपवाह तंत्र। 4 बेसिकली आपको नदी देखने को मिलेंगी। ठीक है, बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार, 4 नदी। कौन कौन सा? बनास, गोपद, रिहंद और कन्हार। खत्म हो गया ये भी। अगला पहुंच जाते हैं हम लोग ब्राह्मणी में। एक नदी मैं आपको बताया था, कौन सा नदी? शंख नदी। ठीक है, वो ब्राह्मणी नदी में मिलेगी। खत्म हो गया ये भी। अगला हम लोग पहुंच जाते हैं नर्मदा नदी। 2 नदी का नाम बताया था, कौन कौन सा? बंजर और ताड़ा। इतना ही है। तो सबसे खतरनाक कौन सा है? 2, महानदी और गोदावरी। बाकी तो खेल है। सोनगंगा में भी सिर्फ 4 नाम जानने हैं आपको। कौन कौन से? बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार। खत्म। ब्राह्मणी में सिर्फ 1 नाम जानना है, शंख। खत्म। आपको नर्मदा में 2 नाम जानने हैं, बंजर और ताड़ा। खत्म। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो देखिए आप सब नदी अपवाह तंत्र में देखेंगे तो ये हमारे अलग अलग हो गए सभी के। ये आएगा सोनगंगा में, इधर आएगा महानदी में, इधर जाएगा नर्मदा में, ये आएगा गोदावरी में, ये आएगा ब्राह्मणी में। परसेंट एक बार मेरे को रिकॉल करा दीजिए, क्षेत्रफल रिकॉल करा दीजिए, फिर हम लोग क्लास का सेशन खत्म करेंगे। महानदी कितना परसेंट? 56। ठीक है। इंद्रावती 28। कंफ्यूज क्या हो रहा है? सोनगंगा, हाँ इंद्रावती कहो गोदावरी कहो वही 6, कोई इशू नहीं है। सोनगंगा 14। ठीक है। ब्राह्मणी 1 और आपका जो नर्मदा है वो 0.55। अच्छा, क्षेत्रफल में हम लोग देख लेते हैं, क्षेत्रफल कितना है? महानदी का 77,000, गोदावरी का 36,000, सोनगंगा का 18,000। ठीक है। उसके बाद ब्राह्मणी का 1420 और नर्मदा का है आपका 750। ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं हम लोग समाप्त करते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।